हम पढ़ रहे हैं प्राकृत संख्याएं। इस प्रश्नावली में प्राकृत संख्याओं के साथ साथ पूर्ण संख्याएं भी पढ़ेंगे। नंबर 3 पूर्णांक, नंबर 4 परिमेय संख्याएं। ध्यान देने योग्य बात यह है, प्राकृत संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक ये सभी मिलकर परिमेय संख्याएं बनाते हैं। प्राकृत संख्याएं, पूर्ण संख्याएं और पूर्णांक मिलकर परिमेय संख्याएं बनाते हैं, या इन्हें सम्मिलित रूप से हम परिमेय संख्याएं भी कहते हैं। परिमेय संख्या की परिभाषा हम पढ़ लेते हैं पहले। परिमेय संख्याओं को n से दर्शाया जाता है। परिभाषा होगी इसकी, वे संख्याओं का ऐसा समुच्चय या फिर समूह, संख्याओं का ऐसा समुच्चय या समूह जो एक से प्रारंभ होकर अनंत तक चलता है। संख्याओं का ऐसा समुच्चय या समूह जो एक से प्रारंभ होकर अनंत तक चलता है, वह समूह प्राकृत संख्याएं कहलाती हैं। संख्याओं का ऐसा समूह या समुच्चय संख्याओं का ऐसा समूह या समुच्चय जो एक से अनंत तक चलता है। उदाहरण 1, 2, 3, 4, 5 और अनंत। यदि हम प्राकृत संख्याओं में शून्य को सम्मिलित कर दें तो ये पूर्ण संख्याएं बन जाती है। पूर्ण संख्या की परिभाषा हो जाएगी, संख्याओं का ऐसा समुच्चय जो शून्य से प्रारंभ होकर अनंत तक चलता है। शून्य से प्रारंभ होकर अनंत तक चलता है, पूर्ण संख्याएं कहलाती है। संख्याओं में शून्य को सम्मिलित कर रहे हैं। उदाहरण 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 आगे और ये अनंत तक। एक बात तो स्पष्ट है, यहाँ शून्य के अतिरिक्त सभी प्राकृत संख्याएं होती है। पूर्ण संख्याओं के समुच्चय में शून्य के अतिरिक्त सभी संख्याएं प्राकृत संख्याएं होती है। पूर्णांक की परिभाषा होगी धनात्मक एवं ऋणात्मक। धनात्मक एवं ऋणात्मक संख्याएं मिलकर पूर्णांक बनाती है। धनात्मक एवं ऋणात्मक संख्याएं मिलकर पूर्णांक बनाती है। पूर्णांक का उदाहरण लिखेंगे,
डॉटेड लाइन से यहाँ दर्शा देता हूँ -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2 और इस प्रकार से अनंत तक। -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2 और उसी प्रकार आगे अनंत तक। पूर्ण संख्याओं के साथ यदि ऋणात्मक संख्याएं सम्मिलित की जाती है तो वे पूर्णांक बनाती है। पूर्णांक के बाद में परिमेय संख्याएं। अब आप विचार कीजिए, पूर्णांक -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 और भी संख्याएं हो सकती है। यदि हम इनमें 1 का भाग दें, यदि इन सभी संख्याओं को 1 से विभाजित किया जाए तो इनके संख्यात्मक मान में तो कोई परिवर्तन नहीं होता। यदि हम इन्हें 1 से भाग दें तो इनके संख्यात्मक मान में कोई परिवर्तन नहीं होता, परंतु ये P/Q के रूप में लिखी जा सकती है। वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, जहां Q = 0 अर्थात Q का मान 0 के बराबर नहीं हो सकता। P का मान 0 या 0 कुछ भी हो सकता है, लेकिन Q का मान 0 कदापि नहीं हो सकता। Q का मान पूर्णांक में या तो धनात्मक हो सकता है या ऋणात्मक हो सकता है। ऋणात्मक और धनात्मक के अलावा 0 कभी भी नहीं हो सकता। उदाहरण 1/7, 1/2, 0, -3/2, -5/4 और so on। और भी ऐसी बहुत सारी संख्याएं प्राप्त हो सकती। या फिर विशेष बिंदु, विशेष बिंदु नंबर 1, सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती है। सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं, परंतु सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्या नहीं होती है। भाई प्राकृत संख्याएं 1 से प्रारंभ हो रही है और वही अनंत तक। पूर्ण संख्याएं 0 से प्रारंभ हो रही है और वही अनंत तक प्रवेश करेगी। हमने लिखा है सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती है। प्राकृत संख्याएं 1 से लेकर 5 तक और अनंत। यहाँ भी 1 से लेकर 5 तक। इसका अर्थ है
या फिर हम स्पष्ट कर सकते हैं कि प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती है। परंतु पूर्ण संख्याओं में तो शून्य को भी सम्मिलित किया जाता है ना। शून्य को सम्मिलित करने पर ये पूर्ण संख्याएं बन जाती है। ये पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्याएं नहीं हो सकती। यदि पूर्ण संख्याओं में से हम शून्य को हटा दें तो ये पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्याएं बन सकती है। रहे हैं शून्य न तो धनात्मक होता है और न ही ऋणात्मक होता है। शून्य न तो धनात्मक होगा और न ही ऋणात्मक होगा। शून्य का किसी भी प्रकार का कोई मान नहीं है। अगर शून्य सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं तथा पूर्णांक परिमेय संख्या होते हैं। सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं तथा पूर्णांक परिमेय संख्या होते हैं। परिमेय संख्याओं के गुणधर्म। परिमेय संख्याओं के गुणधर्म। गुणधर्म नंबर 1 है क्रम विनिमेयता। क्रम विनिमेयता। नंबर 2 साहचर्यता। नंबर 3 वितरकता। नंबर 4 योज्य तत्समक। नंबर 5 गुणात्मक तत्समक। नंबर 6 योज्य प्रतिलोम। नंबर 7 गुणात्मक प्रतिलोम। हमें परिमेय संख्याओं के 7 गुणधर्म पढ़ने हैं। क्रम विनिमेयता, जैसा नाम से स्पष्ट हो रहा है, क्रम विनिमेयता। क्रम अर्थात इसमें क्रम एक दूसरे का क्रम बदल जाता है। जैसे एग्जाम्पल पे हम करें, पहले a प्लस b है बराबर b प्लस a। a पहले था b बाद में, अब की बार बराबर में b पहले आ गया और a बाद में आ गया। अगर हम संख्याओं को इस तरीके से हल करते हैं या इस मेथड के प्रयोग से, इस विधि के उपयोग से अगर हम संख्याओं को हल करते हैं तो संख्या के संख्यात्मक मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अर्थात जैसा आंसर इसमें होगा ठीक वैसा ही आंसर इस इधर वाले पद में भी होगा। हम इनकी परिभाषा लिखते हैं क्रम विनिमेयता की। परिमेय संख्याओं को क्रम बदलकर लिखना
क्रम विनिमेयता कहलाता है। परिमेय संख्याओं को क्रम बदलकर लिखना क्रम विनिमेयता कहलाता है। क्रम विनिमेयता में a प्लस b बराबर b प्लस a, a इंटू b बराबर b इंटू a, ये इनके उदाहरण होंगे। दूसरा गुणधर्म है साहचर्यता। इसमें लिखेंगे परिमेय संख्याओं के युग्म परिमेय संख्याओं के युग्म को बदलने का गुणधर्म, परिमेय संख्याओं के युग्म को बदलने का गुणधर्म साहचर्यता कहलाता है। इसके लिए उदाहरण a प्लस b प्लस c बराबर a प्लस c और प्लस b। a प्लस b प्लस c बराबर a प्लस c प्लस b। पहले कोष्ठक के अंदर a और b थे, c कोष्ठक से बाहर था। अब कोष्ठक के अंदर a और c हो गए और b कोष्ठक से बाहर हो गया। a इंटू b इंटू c, a इंटू c, या फिर चेंज करके लिख दूँ p इंटू c और इंटू a। क्रम विनिमेयता में कोष्ठक का प्रयोग नहीं होता, जबकि साहचर्यता में कोष्ठक का प्रयोग किया जाता है। किसी परिमेय संख्या को योग या गुणन, किसी परिमेय संख्या को योग या गुणन के रूप में बदलना वितरकता कहलाता है। जैसे उदाहरण a प्लस b गुणा c बराबर a गुणा c प्लस a गुणा प्लस b गुणा c। a और b कोष्ठक के अंदर है, c कोष्ठक से बाहर है। c a के साथ भी गुणा हो रहा है, बीच में प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह हो गया, और c b के साथ भी गुणा हो रहा है। यानी कोष्ठक के अंदर वाली जो परिमेय संख्या थी, उस कोष्ठक के अंदर वाली परिमेय संख्या को हमने दो भागों में बांटकर अलग अलग हल कर दिया, जबकि कोष्ठक के अंदर ये एक साथ ही हल हो रही थी। उपरोक्त तीनों गुणधर्म में योग एवं
गुणन के लिए उपरोक्त तीनों गुणधर्म में योग एवं गुणन के अंतर्गत समृद्ध है, अर्थात a प्लस बी बराबर b प्लस ए, ये संभव है। लेकिन a माइनस बी बराबर b माइनस ए संभव नहीं है। ठीक, ऋणात्मक के लिए ये गुणधर्म समृद्ध नहीं है और उसी प्रकार से विभाजन के लिए भी ये गुणधर्म समृद्ध नहीं है। a डिवाइड बाय b और b डिवाइडेड a में b का भाग दे दिया, बदलकर अब की बार हमने b में a का भाग दे दिया, तो ये भी दोनों पद बराबर नहीं होंगे, अतः इक्वल नॉट, ये दोनों पद बराबर नहीं है। योज्य का अर्थ है जोड़ना और तत्समक अर्थात ऐसी संख्या जोड़ी जाए जिससे उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं हो। परिमेय संख्या के साथ ऐसी संख्या जोड़ी जाए जो परिमेय संख्या को अपरिवर्तित रखे। परिमेय संख्या के साथ ऐसी संख्या जोड़ी जाए जो परिमेय संख्या को अपरिवर्तित रखे। तो परिमेय संख्या के साथ अगर हम शून्य को जोड़ देंगे, क्या जोड़ देंगे? अगर हम शून्य को जोड़ देंगे तो परिमेय संख्या के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। 1/2 होगा, जैसे 1/2 में हमने शून्य को जोड़ दिया, वापस 1/2 प्राप्त हो गया। तो तत्समक वही संख्या होती है, वापस वही संख्या हमें प्राप्त होनी चाहिए। तो योज्य तत्समक क्या हो गया परिमेय संख्याओं के लिए? शून्य। परिमेय संख्याओं का योज्य तत्समक शून्य होता है। इससे स्पष्ट होता है कि परिमेय संख्याओं में शून्य जोड़ने या परिमेय संख्याओं में से शून्य घटाने पर परिमेय संख्या के संख्यात्मक मान में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है। परिमेय संख्या का गुणात्मक तत्समक एक होता है। क्योंकि क्यों होता है एक पता चल जाएगा, क्योंकि 1/2 गुणा 1 बराबर 1/2। रफ में लिख चुके हो। छठा पॉइंट होगा योज्य प्रतिलोम। योज्य का अर्थ होता है जोड़। जोड़ का प्रतिलोम होगा घटाव। अगर हमें जोड़ दे रखा है तो घटाव करना पड़ेगा, और अगर घटाव दे रखा है तो जोड़ना पड़ेगा। परिमेय संख्या का योज्य प्रतिलोम विपरीत चिन्ह के साथ वही संख्या होती है।
प्रतिलोम विपरीत चिन्ह के साथ वही संख्या होती है। जैसे 1/2 धनात्मक है, योज्य प्रतिलोम करेंगे तो ऋणात्मक 1/2 और इनको घटाया 1 - 1 बराबर 0। 0 में 2 का भाग भी 0 बार ही जाएगा। आप लिख सकते हैं आगे। हो जाएगा योज्य प्रतिलोम।